हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि आरटीआई का रेस्ट्रिक्शंस या एग्जम्पशंस क्या है। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में साइलेंट फीचर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी उसका कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हम जो राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको फाइल कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पे है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर सेक्शन 2 ऑफ एफ में इंफॉर्मेशन की बात की गई है, 2 ऑफ जे में राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात है, 2 ऑफ एच में पब्लिक अथॉरिटी की बात है। ठीक है, ये डेफिनेशंस है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। देन उसके बाद आता है सेक्शन 6 जिसमें रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, फिर उसकी प्रोसीजर क्या है पूरी। देन वो फिर सेक्शन 7 में डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कैसे है वो बात की है। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन आरटीआई जो ऑलरेडी सेक्शन 8 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स आए हुए हैं जैसे सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, ये आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन जिसमें सेक्शन 2 ऑफ एफ इंफॉर्मेशन जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर 2 ऑफ जे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं। देन पब्लिक अथॉरिटी क्या है इसकी बात हम स्टार्ट करते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो रिफर करता है कि कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन और ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है, या पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है किसी लॉ के द्वारा, या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या कोई नोटिफिकेशन और ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड्स बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, non-government organization substantially financed directly or indirectly by government funds। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के, तो वही है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, बैटल अगेंस्ट टू प्रिवेंट करप्शन। तो ये इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के। देन हम लोगों की आज जो मेन बात है वो है सेक्शन 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है आरटीआई फाइल करने का। तो सबसे पहले क्या करना है, पब्लिक अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले क्या है कि इंफॉर्मेशन भेजना किधर है। ठीक है, तो मतलब इंफॉर्मेशन मांगना किससे है, सबसे पहली बात तो यही होगी कि इंफॉर्मेशन हमको चाहिए किससे। तो डिटरमाइन द पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज सॉट। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट है अप्लाइज टू ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब लोकल टू सेंट्रल जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं सब पे आरटीआई एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, लोकल बॉडीज एंड इवन सम एनजीओज रिसीविंग सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फंडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन कर लिया पब्लिक अथॉरिटी। सेकंड क्या है, ड्राफ्टिंग दी आरटीआई एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, आरटीआई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। उसका कोई मेंशन वो नहीं फिक्स फॉर्मेट की आरटीआई जो एप्लीकेशन है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपल सा है, नेम, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, सब्जेक्ट और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फिर डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, सॉर्ट स्पेसिफाइंग द पीरियड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इफ नेसेसरी, देन एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर रिसीविंग रिस्पॉन्सेस। फिर उसके बाद में क्या है, एड्रेसिंग द एप्लीकेशन। तो एड्रेस करेंगे एप्लीकेशन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक डेजिग्नेटेड पीआईओ रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग आरटीआई एप्लीकेशंस। ठीक है, और अगर किसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो वो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा विद इन दी 5 डेज। ठीक है, पेमेंट ऑफ आरटीआई फी क्या होता है कि इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फी होती है फाइलिंग एन आरटीआई, वो कितनी होती है, ₹10 होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर जो बीपीएल एप्लीकेंट्स है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स है तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, वो मतलब एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम द फी। फिर उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स है ऑल्सो अलाउ ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशंस विद ऑनलाइन पेमेंट। फिर क्या करेंगे, ये सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन बन गया, ड्राफ्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को। तो ये जो आरटीआई एप्लीकेशन है उसको हम सबमिट करेंगे फिजिकली बाय पोस्ट, इन पर्सन और ऑनलाइन फॉर सम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी ऑब्टेन्ड, मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट मतलब एक रिसिप्ट क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। फिर टाइम फ्रेम फॉर रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिक्वायर्ड होता है
कि वो रिस्पॉन्ड करे जो भी आरटीआई रिक्वेस्ट आई है उसकी 30 डेज में, ठीक है। मतलब जिस दिन रिसिप्ट मिली है उसके 30 डेज में पीआईओ जो है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। और अगर इमरजेंसी का केस है मतलब लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो उसको 48 आवर्स में क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है। इफ द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, अगर क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दिया है दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना होता है विद इन 5 डेज एंड द अदर अथॉरिटी हैज टू रिप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इट, ठीक है। फिर उसके बाद अपील प्रोसेस होता है। अपील प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले इफ नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और इफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब 30 डेज में उसको नहीं मिलता है, उसका रिप्लाई नहीं मिलता है पीआईओ के द्वारा, ठीक है, और या जो भी रिप्लाई मिलता है वो अनसेटिस्फैक्टरी होता है, तो वो अपनी फर्स्ट अपील किसको करेगा, अपीलेट अथॉरिटी को करेगा, कितना विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी विद इन 30 डेज। और अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सेकेंड अपील किसको करेगा, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को विद इन 90 डेज, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग होता है इंफॉर्मेशन मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन पाने के लिए। फिर सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले क्या है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कैसे रहेगा, तो ट्रांसफरिंग एन एप्लीकेशन, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ जो है मस्ट ट्रांसफर एन एप्लीकेशन और पार्ट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड विद इन 5 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। अगर पीआईओ ट्रांसफर एप्लीकेशन आफ्टर 5 डेज तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले कॉज बियॉन्ड द इनिशियल 5 डेज। फिर टाइम फ्रेम फॉर रिस्पॉन्स क्या होता है, तो 30 डेज होता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। और 48 आवर्स होता है इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। और ट्रांसफर्ड एप्लीकेशन में क्या रहता है, इफ द एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, मतलब अंडर सेक्शन 6 ऑफ 3 अपन ने बात की थी, द सेकेंड पब्लिक अथॉरिटी हैज 30 डेज फ्रॉम द डेट इट रिसीव्स द एप्लीकेशन। फिर रीजंस फॉर रिजेक्शन, अगर पीआईओ डिनाई कर देता है रिक्वेस्ट को तो उसको क्या है, रीजन फॉर रिजेक्शन, मतलब रिजेक्ट क्यों किया है उसका रीजन देना पड़ेगा, पीरियड फॉर फाइलिंग एंड अपील देना पड़ेगा और डिटेल्स ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ एडिशनल फी, अगर कोई एडिशनल फी अगर चार्ज बढ़ा रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। द इंफॉर्मेशन विल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ दीज एडिशनल चार्जेस, मतलब इंफॉर्मेशन तभी मिलेगा जब वो ये जो एडिशनल चार्जेस है उसको ऐड कर देगा, तो मतलब दे देगा। तो द पीरियड बिटवीन द इंटीमेशन ऑफ फीस एंड द पेमेंट बाय एप्लीकेंट will not be counted towards the 30-day deadline, ठीक है। फिर पार्शियल डिस्क्लोजर वाली बात आ जाती है कि इफ सम पार्ट, मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट जब अंडर सेक्शन 8 आ जाते हैं, मतलब क्या एक्सेप्शंस के अंदर आ जाते हैं, तो क्या होता है जो पार्ट एक्सेप्शंस के अंदर नहीं है, जो पोर्शन उसने मांगा है, ठीक है, वो नॉन एग्जेम्प्टेड है, तो वो पोर्शन को उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, और जो आधा पोर्शन है, मतलब जितना भी पोर्शन जो कि एग्जाम्पशंस में आ जाता है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा वो, ठीक है। फिर डीम्ड रिफ्यूजल, इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम द पीआईओ विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, मतलब 30 डेज सिंपल, और अगर अर्जेंट केस है तो 48 आवर्स फॉर अर्जेंट केसेस, द रिक्वेस्ट इज कंसिडर्ड डीम्ड रिफ्यूजल। इन सच केस द एप्लीकेंट कैन फाइल एंड फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में रहता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है मस्ट मेक अ डिसीजन विद इन 40 डेज अलाउइंग टाइम टू कंसल्ट द थर्ड पार्टी बिफोर डिस्क्लोजिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर द थर्ड पार्टी हैज 10 डेज टू रेज ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, ठीक है, मतलब 10 दिन का टाइम होता है थर्ड पार्टी को ऑब्जेक्शन उसके रिगार्डिंग लेने का, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन, इफ एनी एप्लीकेंट इज डिनाइड देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट वैलिड रीजंस, तो वो क्या एलिजिबल होता है फॉर द कंपनसेशन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में ही, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 आ जाता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन डिनाई अ रिक्वेस्ट इफ इट इन्फ्रिंजेस समवन एल्स कॉपीराइट, ठीक है। और सेक्शन 11 क्या बात करता है, अगर when a SP मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर plans to disclose information supplied by a third party that is treated as confidential, they must notify the third party within 5 days, ठीक है। फिर सेक्शन 24 क्या है, this act does not apply to certain intelligence and security organizations listed in the second schedule nor to information they provide to the central government, ठीक है। उसके बाद इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स है कुछ,
जिसमें इन सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का केस है, फिर गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स का केस है, और आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन कंक्लूजन आ जाता है इसका कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, हैज प्रोवाइडेड द पीपल विद द पावर टू क्वेश्चन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी डीलिंग इन एरियाज अफेक्टिंग द पब्लिक इन जनरल, देयर बाय गिविंग मोर स्ट्रेंथ टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो इंटेंशन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज बीन टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस बाय इन्वोकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस who are interested in the duty to work for public welfare, failing which the public has complete power to question such failure and RTI Act is a means to exercising that power। ठीक है, तो ये लेक्चर आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है कि प्रोसीजर क्या है फॉर फाइलिंग एन FIR। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।